तो कहानी शुरू होती है और हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स 3 दिन और 3 रात तक एक नुकीली चट्टान पर बेहोश पड़ा रहा। जैसे ही उसकी आंखें खुली उसने चारों तरफ देखा और बिल्कुल जम सा गया। दूर समुद्र में उसके साथी नाविक ऐसे तैर रहे थे जैसे आराम से सो रहे हों, लेकिन जब वह पास गया तो उसकी रूह कांप गई। वह सब बहुत पहले ही मर चुके थे। उसी पल मैक्स को समझ आ गया कि इस भयानक हादसे में जिंदा बस वही बचा है। मन भारी था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके सबके शवों को किनारे पर दफना दिया। शाम होते होते चारों तरफ अंधेरा फैल गया और जंगल का सन्नाटा और अनजान खतरे उसे अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। वह पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात वहीं दरासमा बैठा रहा। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, सुबह होते ही किसी तरह खुद को बचाने का तरीका ढूंढना होगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसे दूर वही बड़ा जहाज दिखाई दिया जिस पर वह सफर कर रहा था। उसने ठान लिया कि वहां जाकर खाने पीने और बचाव का सामान जुटाना ही पड़ेगा। कई घंटे की मेहनत के बाद वह किसी तरह जहाज तक पहुंच गया। नीचे केबिन में उतरा ही था कि अचानक एक कमरे से कुत्ते के कमजोर से रोने की आवाजें आईं। वह घबराकर कुल्हाड़ी उठाता है, जोर से दरवाजा तोड़ता है और जैसे ही दरवाजा खुला सामने उसका अपना प्यारा कुत्ता सिम्बा जिंदा खड़ा था। यह देखकर तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद उसे एक और कमरे में थोड़ा बहुत खाना, कुछ औजार और ढेर सारी बंदूकें मिली। जहाज डूबने से पहले जितना जुटा सकता था सारा सामान जल्दी जल्दी डेक पर ले आया। फिर लकड़ी के तख्ते काटकर उसने एक मजबूत बेड़ा तैयार किया। सिम्बा को भी नीचे उतारा और हर जरूरी चीज रस्सियों से अच्छे से बांध दी। हालत यह थी कि अपनी पतलून की कमर बांधने के लिए भी उसे वही रस्सी इस्तेमाल करनी पड़ी। बस एक ही सोच, किसी तरह अपनी और सिम्बा की जान बचानी है। बेड़ा सामान से भारी था, लेकिन समुद्र की तेज लहरों ने उसका काम आसान कर दिया। वो बिना ज्यादा मेहनत किए सब कुछ किनारे तक ले आया, लेकिन जैसे ही उसने खाना पीना गिनकर देखा उसका दिल बैठ गया। एक बार के खाने जितना ही राशन बचा था। इसका मतलब था कि अब उसे और सिम्बा को बहुत संभल कर खाना पड़ेगा और साथ ही यहाँ से निकलने का रास्ता भी जल्दी से ढूंढना होगा। थोड़ी ताकत आई तो मैक्स राइफल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता, कोई निशानी या घर वापस जाने का कोई तरीका जरूर मिलेगा। वो एक ऊंचे झरने को पार करता गया, फिर एक बड़ा सुनसान मैदान, और तभी धीरे धीरे चलता हुआ वो द्वीप के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वह दूसरी तरफ पहुंचा तो बिल्कुल दंग रह गया। जितनी दूर तक नजर जा रही थी वहाँ ना जमीन थी, ना कोई इंसान, ना ही किसी तरह की जिंदगी का निशान। ऊपर से यह जगह भी ऐसी थी जहाँ से जहाज कभी गुजरते नहीं थे, यानी बचाव की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। इसलिए मैक्स ने सोचा कि अगर कभी कोई मदद मिले भी तो उसे मिस नहीं करना चाहिए। उसने अपना छोटा सा ठिकाना समंदर के बिल्कुल करीब शिफ्ट कर लिया और हर दिन दूरबीन लेकर घंटों समंदर को घूरता रहता। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए और देखते देखते पूरे 6 महीने निकल गए, पर कुछ भी नहीं बदला। एक दिन मैक्स और सिम्बा किनारे की चट्टानों पर सीपियां ढूंढ रहे थे। तभी सिम्बा अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। पहले तो मैक्स ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपना लोटा उठाया उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूर समंदर में एक बड़ा जहाज जा रहा था। वह बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा। उसने पहले से तैयार की हुई मशाल उठाई और लगभग 100 मीटर दूर बनाए गए बड़े आग के ढेर की तरफ पूरी ताकत से भागा। लेकिन जितना जरूरी था उतना तेज आग उठने में टाइम लग गया। लौ छोटी थी और उतनी दूर तक दिखाई देने लायक नहीं थी। जहाज जैसे जैसे दूर जा रहा था मैक्स के अंदर बेचैनी और घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो किसी भी तरह उस जहाज को अपनी तरफ ध्यान दिलाना चाहता था। उसने राइफल उठाई और समुद्र की तरफ कई गोलियां चला दी, लेकिन उस विशाल समुद्र की गरज के सामने उसकी गोलियों की आवाज पल भर में गुम हो गई। जहाज बिना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ता रहा, जैसे उसे मैक्स का कोई अस्तित्व ही ना हो। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी और वह भी टूटी हुई दिखाई दे रही थी। मायूसी और घबराहट में मैक्स ने एक पागलपन भरा कदम उठा लिया। वह सीधे समुद्र में कूद गया और पूरी ताकत से तैरने लगा। बार बार हाथ मारकर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे समझ आ गया कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। तेज लहरें उसे आगे जाने ही नहीं दे रही थी। धीरे धीरे वह जहाज उसकी आंखों के सामने छोटा होता गया, फिर सिर्फ एक बिंदु और फिर पूरी तरह गायब। मैक्स थक कर चूर हो चुका था। शरीर में ताकत नहीं बची थी, दिमाग शून्य हो गया था और उम्मीदें टूट चुकी थी। समुद्र ने ही उसे वापस किनारे की तरफ धकेल दिया। वह जब रेत पर गिरा बिल्कुल गीला, थका हुआ और टूट चुका था। उसी वक्त सिम्बा दौड़कर उसके पास आया। वह
वह रो रहा था, करा रहा था, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। सिम्बा की आवाज सुनकर मैक्स का दिल और भी टूट गया। किसी इंसान का दर्द वह शायद सह भी लेता, लेकिन अपने कुत्ते का दुख, बस यही एक चीज थी जो उसके दिल को चीर देती थी। उस रात मैक्स चुपचाप आसमान की तरफ देखता रहा। तारे तो चमक रहे थे, लेकिन उनमें उसे जरा सी भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। वह लंबे समय तक सोचता रहा और आखिर में एक बात साफ हो गई। अगर कोई उसे बचाने नहीं आने वाला तो उसे खुद ही इस जगह को अपना घर बनाना पड़ेगा। अगले ही दिन उसने खुद को काम में झोंक दिया। पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढी, फिर लकड़ियाँ इकट्ठा की और धीरे धीरे एक छोटा सा शेल्टर बनाने लगा। उसके पास औजार तो कम थे, लेकिन हिम्मत पूरी थी। कुछ ही दिनों में उसने एक ढांचा तैयार कर लिया, जिसे वह हर दिन थोड़ा थोड़ा और बेहतर बनाता गया। फिर कई महीनों तक यही रूटीन चलता रहा और एक साल पूरा होते होते उसके हाथों एक खूबसूरत बड़ा देहाती सा घर खड़ा हो गया था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह द्वीप पूरी तरह बुरा भी नहीं है। यहाँ अनानास थे, मीठे आम थे, जंगली जानवर थे और सबसे अच्छा गर्म पानी के प्राकृतिक झरने थे। यहाँ खाना भी था, पानी भी था, शिकार भी, और सबसे जरूरी बात, सिम्बा उसके साथ था। अब उसका जीवन एक दिनचर्या बन चुका था। सुबह उठकर खाना ढूंढना, दिन में घर सुधारना या जंगल से लकड़ियाँ लाना और शाम को समुद्र के किनारे बैठकर आसमान तक फैलते पानी को देखना। कभी कभी उसके मन में आता कि शायद किसी दिन कोई जहाज फिर गुजरेगा, लेकिन अब उसकी जिंदगी उसी उम्मीद पर टिकी नहीं थी। और देखते देखते 2 साल कैसे बीत गए उसे खुद भी पता नहीं चला। इस वीरान द्वीप पर भले ही वह अकेला था, लेकिन सच में वह अकेला नहीं था, क्योंकि सिम्बा उसकी हर सांस, हर कदम, हर पल के साथ था। सिम्बा की मौजूदगी उसके लिए जीवन की आखिरी बची हुई गर्माहट की तरह थी। वह खुद को तरह तरह से व्यस्त रखने की कोशिश करता, कभी लकड़ी पर अपने अनुभवों को खोदकर, कभी पुरानी डायरी में लिखकर, तो कभी बांसुरी की धीमी धुन बजाकर। और जब भी बांसुरी की आवाज हवा में फैलती, सिम्बा अपनी पूंछ हिलाते हुए हल्की हल्की उछल कूद करने लगता, जैसे इस वीरान दुनिया में वो भी अपनी छोटी सी खुशी तलाश रहा हो। लेकिन इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, अकेलेपन से पूरी तरह भाग नहीं सकता। धीरे धीरे मैक्स के दिन एक जैसे और फीके लगने लगे। हर सुबह वही किनारा, वही पेड़, वही जंगल, और रात होते ही जब सब शांत हो जाता, तब उसके दिल की खाली जगह सबसे जोर से चीखने लगती। कई बार वह अपने घर के एक कोने में बैठकर पत्नी को याद करता, रो पड़ता। उसकी हंसी, उसकी नरमी, उसका साथ, सब अब बस याद बनकर रह गया था। एक दिन जब मैक्स और सिम्बा समुद्र तट पर आराम से टहल रहे थे, तभी उसकी नजर अचानक रेत पर बने एक गहरे निशान पर पड़ी। पहले उसे लगा कि शायद यह उसके ही पैरों का होगा, लेकिन जैसे ही उसने झुककर उसके आकार को देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। यह निशान इंसान का था, लेकिन इतना बड़ा कि मानो किसी विशालकाय, किसी क्रूर योद्धा या किसी दैत्य ने कदम रखा हो। एक ठंडी कंपी उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसने तुरंत राइफल हाथ में कस ली। उसकी चाल धीरे धीरे बेहद सतर्क हो गई। आसपास की हर झाड़ी, हर पेड़ की सरसराहट, हर फुसफुसाहट सब उसकी नजर के दायरे में थी। सिम्बा भी अजीब तरह से चौकन्ना हो गया था। धीमे धीमे गुर्रा रहा था, जैसे किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रहा हो। जंगल में थोड़ा आगे जाने पर मैक्स की नजर चौंक गई। वहाँ कई डोंगी खड़ी थी, मजबूत लकड़ी की, खूबसूरती से तराशी हुई, और ऐसी स्थिति में जैसे अभी अभी किसी ने उन्हें किनारे लगाया हो। और ठीक पास ही से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी, ना बात करने जैसी, ना गाने जैसी, कुछ ऐसी जिन्हें उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना। उसी पल उसे समझ आ गया, द्वीप पर कोई है और वे बिल्कुल भी साधारण लोग नहीं हैं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर भी मैक्स उन आवाजों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा और एक मोटे पेड़ के पीछे छिपकर झांकने लगा। जैसे ही उसने सामने का दृश्य देखा, उसके शरीर का सारा खून सूख गया। आदिवासियों का एक बड़ा समूह भयानक बलि रस्म कर रहा था। ढोल तेजी से बज रहे थे, आग आसमान को चीर रही थी और बीच में कुछ लोग रस्सियों में बंधे हुए खून से लथपथ छटपटा रहे थे। उनकी चीखें, उन चीखों ने मैक्स को अंदर तक हिला दिया। वह कांप कर जमीन पर पीछे की तरफ खिसक गया। डर और हिम्मत के बीच उसके मन में एक भयंकर जंग छिड़ गई। वह जानता था अगर उसे देख लिया गया तो उसका अंजाम भी शायद वही होगा जो उन लोगों का होने वाला था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर एक रस्सियों में बंधे आदमी की आंखों पर पड़ी, उन आंखों में डर नहीं बल्कि दया की भीख थी, मदद की पुकार। वह नजारा मैक्स के अंदर कुछ तोड़ गया। 2 सालों का अकेलापन भी उसकी इंसानियत को खत्म नहीं कर पाया था। कुछ सेकंड तक उसने अपनी ही धड़कनों से लड़ाई की, फिर उसने सांस लेकर फैसला कर लिया। वह चुपचाप खड़ा होकर किसी को मरते नहीं देखेगा, चाहे उसकी अपनी जान ही चली जाए। मैक्स ने पेड़ के पीछे
पीछे से राइफल उठाई, निशाना साधा और जैसे ही उसे ठीक मौका मिला उसने ट्रिगर दबाया। गोली की आवाज जंगल में गूंज उठी और पूरा अनुष्ठान हड़कंप में बदल गया। ढोल की आवाज रुक गई, आदिवासी चिल्लाने लगे और अफरा तफरी मच गई। उसी अराजकता में बंधा हुआ एक युवक किसी तरह अपनी रस्सियां तोड़कर भागने में सफल हो गया। एक गोली ने न सिर्फ खतरे का दरवाजा खोला था बल्कि एक जिंदगी बचा भी दी थी। थोड़ी ही दूरी पर भागते भागते उस युवक का सामना सीधे मैक्स से हो गया। दोनों बस एक पल के लिए थम गए। हवा में ऐसा तनाव था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे वह आदिवासी बिना किसी गुस्से के मैक्स के पास आया। उसने अपना हथियार नीचे रखा, फिर घुटनों पर बैठकर मैक्स के पैर को अपने कंधे पर रख दिया, जैसे चुपचाप कह रहा हो, तुमने मेरी जान बचाई है। पर अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल गया। आदिवासी ने अचानक झटके से मैक्स की बंदूक पकड़ ली। मैक्स का दिल एकदम जोर से धड़का। उसे लगा कि कहीं यह गलतफहमी दोनों की जान ना ले ले, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि यह आदमी बंदूक चलाना जानता ही नहीं। वह उसे ऐसे पकड़े था जैसे कोई सूखी लकड़ी हो। अगर गलती से ट्रिगर दब गया तो किसी को भी गोली लग सकती थी। मैक्स ने फौरन दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, जैसे कह रहा हो कि शांत रहो। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस दोस्त बनना चाहता हूँ। लेकिन भाषा की दिक्कत दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। आदिवासी मैक्स की हर हरकत को शक की नजर से देख रहा था। उसके चेहरे पर डर, उलझन और शक सब एक साथ दिख रहे थे। गुस्से की जगह मैक्स ने इंसानियत चुनी। उसने धीरे से अपना बैग खोला और उसमें से कुछ फल और सूखा खाना निकाला। फिर थोड़ा पीछे हटकर पत्थर पर खाना रख दिया और इशारा किया, यह तुम्हारे लिए, खा लो। आदिवासी ने पहले मैक्स को देखा, फिर खाने को, फिर दोबारा मैक्स को। कुछ सेकंड बाद उसे समझ आ गया कि यह खतरा नहीं, मदद है। वह धीरे धीरे खाने की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी जंगल के अंदर पत्तों में खड़खड़ाहट हुई और झाड़ियों को चीरते हुए 3 खतरनाक दुश्मन बाहर निकले। उनके चेहरे देखकर ही पता चल रहा था कि वे दोनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। मैक्स ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने झटपट अपनी राइफल वापस छीनी और गोली चला दी। पहला दुश्मन वहीं ढेर हो गया और तभी कुछ ऐसा हुआ जो मैक्स ने सोचा भी नहीं था। वो आदिवासी, जिसे अभी तक बंदूक पकड़ना भी नहीं आता था, बिजली की तरह आगे बढ़ा, अपने हथियार से वार किया और एक दुश्मन को पल भर में जमीन पर पटक दिया। अब मैक्स अकेला नहीं था, उसके साथ एक नया साथी था। ऐसा साथी जिसे वह समझ नहीं पाता था, पर जो उसके साथ खड़ा होने का फैसला कर चुका था। दुश्मनों को गिराने के बाद मैक्स को लगा था कि अब सब शांत हो गया है, लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। वह आदिवासी जिसके साथ मैक्स अभी कुछ देर पहले कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था, अचानक अपने ही मरे हुए साथी के शरीर पर झुक गया और उसे खाने लगा। यह नजारा इतना भयानक था कि मैक्स का खून ठंड पड़ गया। उसके गले से अनजाने में खां की आवाज निकली और वह सुनते ही आदिवासी चौकन्ना होकर भाग गया। तभी मैक्स को समझ आया, यह आदमी सिर्फ आदिवासी नहीं, नरभक्षी है। अब डर उसकी नसों में दौड़ने लगा। वह तुरंत अपने ठिकाने पर लौटा और कई दिनों तक बस एक ही काम करता रहा, सुरक्षा। उसने घर के चारों ओर नुकीली लकड़ियों की बाड़े लगा दी, कई गड्ढों और रस्सियों वाले जाल तैयार किए और हर राइफल को लोड करके रख दिया। रात भर आग जलाकर जागता रहता, कहीं हमला ना हो जाए। लेकिन हैरानी यह थी कि पूरे 6 महीने तक कोई दुश्मन वापस नहीं आया। जितनी शांति बढ़ती गई, मैक्स उतना ही बेचैन होता गया। आखिर उसने सोचा, अगर खतरा मेरे पास नहीं आ रहा तो शायद मुझे ही खतरे के पास जाना पड़ेगा। वह अपनी राइफल और सिम्बा को लेकर जंगल में निकल पड़ा। हर कदम सोच समझ कर रख रहा था, लेकिन अचानक जमीन उसके नीचे धंस गई और वह रस्सियों में फंसकर सीधे पेड़ से उल्टा लटक गया। राइफल नीचे गिर चुकी थी और उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। सिम्बा घबरा कर भौंका, कुछ पल वहीं रहा, फिर जंगल में दौड़ गया, शायद मदद ढूंढने या खुद बचने के लिए। कुछ देर बाद झाड़ियों से वही आदिवासी सामने आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दुश्मनी नहीं, बस एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वह धीरे धीरे मैक्स की गिरी हुई राइफल उठाकर उसे ऐसे देखने लगा जैसे यह उसके लिए किसी दूसरी दुनिया की चीज हो। उधर मैक्स ऊपर उल्टा लटका और उसके दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, यह पल मुझे बचाएगा या खत्म कर देगा। आदिवासी जमीन पर बैठ गया और राइफल को ध्यान से देखने लगा, जैसे वह इस शक्तिशाली चीज का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। उसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स ने अपनी कमर बंद दांतों से काटी, रस्सियों से खुद को छुड़ाया और नीचे गिरते ही चेतावनी के तौर पर एक गोली चला दी। गोली पास के पेड़ से टकराई और मैक्स ने दौड़कर अपनी राइफल वापस उठा ली। आदिवासी डर
तो गया था, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी भी थी, जैसे वह पहली बार समझ रहा हो कि यह हथियार कितना खतरनाक है। मैक्स चाहता था कि वह यही बात समझे। राइफल सिर्फ एक चीज नहीं, मौत का औजार है। इसलिए मैक्स ने पेड़ पर एक सीधी गोली चलाई और छाल उछलकर चारों तरफ बिखर गई। आदिवासी यह देखते ही सन्न रह गया, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। उसने जमीन से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, उसे हवा में घुमाया और तेजी से पास के पेड़ के नुकीले हिस्से पर फेंक मारा। निशाना इतना सटीक था कि जैसे कोई माहिर शिकारी वार कर रहा हो। आदिवासी गर्व से अपने निशाने की तरफ इशारा करता रहा, जैसे कह रहा हो, राइफल तेरी सही, पर मैं भी इतना कमजोर नहीं हूँ। मैक्स यह देखकर थोड़ा शांत हुआ। यह आदमी जंगली था, लेकिन बेवकूफ नहीं। उसमें समझ थी और शायद थोड़ा इंसानी दिल भी। धीरे धीरे मैक्स ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। रात का समय था। मैक्स ने उसे खाना दिया, फल, मांस और पानी। आदिवासी ने भरोसे से खाया और महीनों बाद मैक्स को पहली बार लगा कि वह सच में अकेला नहीं है। लेकिन डर अभी भी बाकी था, इसीलिए रात में उसने उसे हल्के से जंजीर में बांध दिया ताकि ना वह भागे ना कोई नुकसान करे। लेकिन अगली सुबह कुछ अनोखा हुआ। आदिवासी ने बिना कोई आवाज किए जंजीर खोली और सीधे मैक्स के कमरे में पहुंच गया। आहट सुनते ही मैक्स चौंक कर उठ बैठा। एक पल के लिए उसे लगा कि कोई खतरा उसके घर में घुस आया है, लेकिन सामने जो दिखा उसे देखकर वह थम गया। वही आदिवासी जिसे उसने पिछली रात डर की वजह से बांध दिया था, अब बिल्कुल शांत चेहरे के साथ उसके लिए खाना उठाए खड़ा था। उस एक पल में मैक्स का दिल सच में पिघल गया। उसे लगा कि उसने इस आदमी को गलत समझा था, उस पर शक करके शायद बड़ी गलती कर दी थी। मैक्स ने बिना देर लगाए उसकी जंजीर खोल दी और पहली बार मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उसका नाम रखा फिलिप। यही नाम दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत बन गया। इसके बाद मैक्स ने ठान लिया कि वह फिलिप को अपनी भाषा सिखाएगा। शुरुआत में उसे लगा यह काम महीनों या सालों में पूरा होगा, लेकिन फिलिप कोई आम इंसान नहीं था। वह जन्म से तेज दिमाग वाला था। सिर्फ 6 महीने में वह मैक्स से बुनियादी बातें आराम से करने लगा। वह सिर्फ बात नहीं करता था, बल्कि समझता भी था, और यह उसकी अकेली खूबी नहीं थी। फिलिप बहुत मेहनती भी था। वह मैक्स के साथ घर सुधारता, शिकार पर जाता, खेतों में काम करता और रोजमर्रा की हर चीज में उसका साथी बना रहता। मैक्स ने जितना खोया था, शायद उतना वह वापस पा रहा था। एक शाम दोनों आग के पास बैठे थे। मैक्स फिलिप को बाइबल की कहानी सुना रहा था। वह चाहता था कि फिलिप भी उसकी तरह ईश्वर को महसूस करे, लेकिन फिलिप ने शांत आवाज में कहा, हमारे कबीले का विश्वास अलग है। हम पक्षी देवता को मानते हैं। मैं उस चीज पर विश्वास करता हूँ जिसे मैं देख सकता हूँ। तुम्हारा ईश्वर आत्माओं में रहता है और मैं हर चीज की आत्मा देख सकता हूँ। इसलिए हमारे विश्वास अलग नहीं, बस अलग रास्तों से एक ही जगह पहुँचते हैं। मैक्स उसकी बात सुनकर पहली बार समझा, फिलिप जंगली नहीं था, बल्कि एक गहरी आत्मा वाला इंसान था। जब फिलिप ने यह कह दिया कि उसे मैक्स का ईश्वर पसंद नहीं है, तो दोनों के बीच माहौल अचानक भारी हो गया और बहस छिड़ गई। मैक्स ने बाइबल उठाकर उसे दिखाया कि ईश्वर इसी में बसे हैं, लेकिन फिलिप ने पन्ने पलटकर देखा और बोला कि उसे अंदर कुछ भी नहीं मिला। इससे मैक्स गुस्से में आकर उसे जंगली कह बैठा और उस अपमान से टूटकर फिलिप तुरंत घर छोड़कर चला गया। इसके बाद दोनों एक ही द्वीप पर रहते हुए भी अजनबी बन गए। रास्ते में मिलते तो नजरें फेर लेते। फिलिप भाले से मछली पकड़ता और मैक्स कांटे से। दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर निकल गई, लेकिन वक्त बीतने के साथ मैक्स के भीतर पछतावा बढ़ता गया। उसे समझ आया कि किसी को बदलना सम्मान नहीं होता, असली सम्मान एक दूसरे की अलग सोच और विश्वास को अपनाने में है। कई दिनों की सोच के बाद मैक्स हिम्मत जुटाकर फिलिप को ढूंढने गया, और जब उसे अकेला बैठा पाया तो उसके पास जाकर धीमी सच्ची आवाज में कहा कि जो भी उसने गुस्से में कहा था उसके लिए वह दिल से माफी चाहता है। अब से दोनों एक दूसरे के विश्वास में दखल नहीं देंगे और इज्जत से दोस्ती निभाएंगे। फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे फिलिप? इस घटना के बाद मैक्स और फिलिप फिर से दोस्त बन गए और उनका रिश्ता पहले से भी गहरा हो गया। खाली वक्त में दोनों बड़े लड़कों की तरह समुद्र तट पर केकड़ों की दौड़ कराते और हंसते खेलते सोचते कि काश उनकी शांत जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहे। लेकिन एक दिन फिलिप ने मैक्स को बताया कि उसने अपने कबीले के नियम तोड़े थे, इसलिए उसे बलि के लिए इस द्वीप पर भेजा गया था, और क्योंकि मैक्स ने उसकी जान बचाई थी, अब कबीला जरूर दोबारा आएगा ताकि एक और बलि का अनुष्ठान पूरा कर सके। यह सुनकर दोनों ने तय किया कि वे ज्वालामुखी के पुराने बल स्थल पर पहले ही बहुत सारे विस्फोटक लगा देंगे ताकि कबीला वाले वापस आएं तो एक ही बार में उनका रास्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस योजना को तैयार करने में पूरा 1 महीना बीत गया। फिर
एक दिन ज्वालामुखी की गुफा से गड़गड़ाहट की आवाज आई। मैक्स और फिलिप मशाले लेकर पेड़ों के पीछे छिप गए। मौका मिलते ही उन्होंने फ्यूज में आग लगा दी। चिंगारियां तेजी से फैलने लगी और उत्सुक सिम्बा भी उनके साथ साथ दौड़ता हुआ गुफा की ओर बढ़ गया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और मैक्स की आंखों के सामने उसका 10 साल का साथी सिम्बा आग की लपटों में गायब हो गया। यकीन करना उसके लिए नामुमकिन था। टूटे दिल से उसने सिम्बा को अपने आंगन में दफनाया और रोते हुए उसके लिए प्रार्थना की। लेकिन इसी बीच फिलिप ने चेतावनी दी कि अगर कबीले को पता चला कि वह अभी भी जिंदा है तो वे उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके जवाब में मैक्स ने कहा कि वे एक बेड़ा बनाकर इंग्लैंड जा सकते हैं। यह सुनते ही फिलिप भड़क उठा और बोला कि उनके कबीले पर गोरे लोग अक्सर हमला करते हैं और उन्हें पकड़कर गुलाम बनाकर ले जाते हैं। तभी अचानक फिलिप को शक हुआ कि कहीं मैक्स भी उसे गुलाम समझता तो नहीं, और जितना मैक्स इंकार करता फिलिप उतना ही नाराज होता गया। इसी गलतफहमी की वजह से मैक्स ने अपना सबसे अच्छा दोस्त फिर खो दिया। अकेले रह जाने के बाद उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा, द्वीप से निकलने के लिए बेड़ा बनाना। इसके लिए उसे सदियों पुराने विशाल पेड़ों को अकेले कुल्हाड़ी से काटना पड़ा। हर वार के साथ उसे महसूस होता गया कि वह इस द्वीप पर बिल्कुल अकेला रह गया है। तूफान आने से पहले द्वीप छोड़ना जरूरी था और मैक्स के पास 1 महीने से भी कम समय बचा था। इसलिए वह दिन रात बिना रुके काम करता रहा। हवा में भी, बारिश में भी उसकी जानतोड़ मेहनत से बेड़ा धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक दिन जब वह रस्सियां बांध रहा था, फिलिप अचानक पीछे आया और जोर से बोला, मैं अभी सोया नहीं हूँ, मैं तैयार हूँ अपने दोस्त के पास जाने के लिए। फिर उसने भावुक होकर कहा कि मैक्स ने उसकी जान बचाई थी और अब वह चाहता है कि जीवन मैक्स को सुरक्षित जगह तक ले जाए। इसी बात पर उसने अपने हाथों से बनाई एक माला मैक्स को दी, यह बताते हुए कि वह इस बार उसकी मदद करने लौटा है। इससे वे फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए। लेकिन तभी भयानक तूफान आ गया और मजबूरी में दोनों को अपनी पाले हुई बकरियों को बाहर छोड़ना पड़ा और वे एक कमजोर घर में छिपकर तूफान के गुजरने का इंतजार करने लगे। पर दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि भले ही उन्होंने बेड़े को मजबूत रस्सियों से बांध रखा था, लेकिन प्रकृति की ताकत इतनी जबरदस्त निकली कि पूरा बेड़ा बाढ़ में बह गया। किसी तरह लंबी रात काटकर जब वे सुबह बाहर निकले तो पूरा द्वीप टूटी शाखाओं, उखड़ी जड़ों और बिखरी लकड़ियों से भरा पड़ा था, मानो तूफान ने उनकी सारी मेहनत और उम्मीदों को एक झटके में निगल लिया हो। मैक्स और फिलिप के पास घबराने का कोई वक्त नहीं था, क्योंकि पूर्णिमा की रात तेजी से करीब आ रही थी, जिसका मतलब था कि आदिवासी कभी भी द्वीप पर पहुंच सकते हैं। अब उनकी जीत सिर्फ उनकी समझदारी और बारूद पर टिकी थी। दोनों ने फौरन जगह जगह अलग अलग तरह के जाल बिछाने शुरू किए। उन्होंने पवन चक्की के तंत्र से एक ऐसी मशीन बनाई जो खुद ब खुद गोलियां चला सके, टूटे दर्पणों को जोड़कर ध्यान भटकाने वाला उपकरण तैयार किया और हर रास्ता इस तरह सेट किया कि आदिवासी अंदर कदम रखते ही फंस जाए। आखिरकार वह पूर्णिमा की रात आ गई जब सब कुछ दांव पर था। मैक्स ने अपनी दाढ़ी काटकर खुद को आदिवासी जैसा बना लिया और युद्ध शुरू होने से पहले दोनों ने अपने अपने देवताओं से प्रार्थना की, क्योंकि यह सच में करो या मरो की लड़ाई थी। इसके बाद मैक्स ने बांसुरी बजाकर आदिवासियों का ध्यान जालों की ओर खींचा और योजना बिल्कुल सही चलती दिखी, क्योंकि वे स्वरों के पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन जब वे सिम्बा की कब्र के पास से गुजरे, उन्होंने दीवार तोड़ दी। यह देखकर मैक्स के भीतर गुस्से की लपटें उठी। उसने सही वक्त देखकर रस्सी काटी और छिपा हुआ तंत्र चल पड़ा, जिससे कई आदिवासी वहीं ढेर हो गए। बाकी बचे हुए टूटी दर्पणों की चमक से दूसरी दिशा में मुड़े और सीधे बड़े जाल में जा गिरे। अब दोनों की जीत सच में नजदीक थी। आदिवासियों का पूरा समूह खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही मैक्स और फिलिप ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, झाड़ियों से निकले अंतिम आदिवासी ने अचानक तीर चलाया जो सीधे मैक्स की छाती में लगा। फिलिप ने बिना सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी फेंककर उस दुश्मन को मार गिराया। फिर वह तुरंत जंगल में दौड़ा, जड़ी बूटियां ढूंढनी, उन्हें पीसकर मैक्स के घाव पर लगाया। लेकिन 3 दिन बीतने पर भी घाव भरने की बजाय और ज्यादा संक्रमित हो गया। यह साफ हो गया कि अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो मैक्स 2 दिन से ज्यादा नहीं बच पाएगा। इसलिए फिलिप ने अपनी जान की परवाह किए बिना फैसला किया कि वह मैक्स को इलाज के लिए अपने कबीले में ले जाएगा, क्योंकि असली दवाई वही थी। लेकिन जैसे ही वे कबीले के द्वार पर पहुंचे, धनुष बाण लिए आदिवासी उन्हें घेर कर खड़े हो गए, क्योंकि सबको लगा कि मैक्स गुलाम बनाने वाला गोरा आदमी है। फिर भी एक नियम था कि बीमार को मारना पाप है। इसलिए डॉक्टर ने मैक्स का घाव साफ किया और इलाज शुरू किया। लेकिन फिलिप को बताया गया कि जैसे ही मैक्स ठीक होगा, उसे फिलिप के साथ अखाड़े में जानलेवा द्वंद्व युद्ध
करना पड़ेगा और सिर्फ वही जो जिंदा बचेगा इस जगह से जाने की इजाजत पाएगा। 2 दिन बाद ठीक उसी नियम के अनुसार मैक्स और फिलिप मजबूरन अखाड़े के बीच आमने सामने खड़े थे। कल तक सबसे अच्छे दोस्त थे और अब एक दूसरे को चोट पहुंचाने से डर रहे थे, लेकिन नियम इतने क्रूर थे कि अगर लड़ाई नहीं करते तो दोनों को मार दिया जाता। मजबूरी में लड़ाई शुरू हुई। आखिरकार मैक्स जमीन पर गिर पड़ा। उसका खंजर दूर जा गिरा और उसने अपनी बाहें फैलाकर आंखें बंद कर ली। चाहता था कि उसका दोस्त उसे तुरंत मार डाले, पर फिलिप जब उसके ऊपर झुका उसका हाथ रुक गया। वह वार नहीं कर सका। तभी अचानक एक तेज बंदूक की आवाज गूंजी और फिलिप मैक्स की बाहों में गिर पड़ा। मैक्स के दिल का सबसे बड़ा हिस्सा उसी पल टूट गया, क्योंकि पता चला कि गोरे लोग फिर से कबीले पर हमला करने आए थे और उन्होंने गलती से फिलिप को ही गोली मार दी। इस तरह 15 साल उस द्वीप पर फंसा रहा मैक्स आखिरकार गोरे लोगों के जहाज के साथ अस्पताल पहुंचा और अपनी पत्नी से जाकर लिपट गया। लेकिन आज भी जब वह आग के पास बैठता है तो उसे अपने उस दोस्त की याद आती है जिसके साथ उसने जीवन, संघर्ष, साहस और वफादारी के वह साल बिताए। वह साल जो हमेशा उसकी आत्मा में जिंदा रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।